हेलो एवरीवन। उम्मीद है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का पार्ट 1 आपने देखा होगा। उससे काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें आपको मिली होंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले होंगे। उसी कंटिन्यूएशन में हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का पार्ट 2 आपको समझाने जा रहे हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पार्ट 2, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पार्ट 2। हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मतलब था कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को अनक्लीन करें बाय एडिंग सम अनडिजायरेबल थिंग्स व्हिच आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। और फिर हम लोगों ने देखा था कि उसके 3 इंपैक्ट कौन कौन से थे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के, जिसमें पहला हमने आपको अपने वीडियो में बता दिया, एसिड रेन। आज हम उस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के सेकेंड इंपैक्ट की बात करेंगे, जो कि हमारा कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है थ्योरेटिकल चैप्टर, हमने पहले वाले वीडियो में बोला था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से। अब इस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक आपने शायद सुना होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस। आप कहोगे, अरे सर ने स्टार्ट तो किया ग्लोबल वार्मिंग और बता रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अभी हम देखेंगे किस तरह से ये ग्रीन हाउस गैसेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग से, कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एब्सेंट है तब क्या होगा। तो ये हम लोग यहां पर देखेंगे। अब मेन चीज आती है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है कि डिफाइन ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें होता क्या है कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेयर की जो हीट होती है उसको रिटेन रखती हैं, वही गैसेस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि द गैसेस बहुत ध्यान से देखिएगा, दैट कंट्रीब्यूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कंट्रीब्यूट्स। अब क्या कंट्रीब्यूट करती हैं? कंट्रीब्यूट्स इन रिटेनिंग हीट, ये आपका की टर्म है, इन रिटेनिंग हीट। कहां? एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है गैसेस, कि ये ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी हैं? ये कई सारी गैसेस होती हैं। हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप सारी ग्रीन हाउस गैसेस याद करिएगा एग्जाम्पल वाले में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से बताना होगा कि कौन सी होगी। तो अगर आपने एक भी एग्जाम्पल मिस कर दिया और वही वाला उन्होंने दे दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर अब बात आती है कि ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, इनके एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब आप देखो, बहुत ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। इसीलिए इनको हम ऐसे लिखेंगे वर्टिकल्स में, ताकि आपको याद रहे कि हाँ कितनी थी, और आप उसी हिसाब से जो है नंबर 2 मीथेन दैट इज CH4। भाई देखो, मल्टीपल चॉइस में नाम भी आ सकता है और आपका फॉर्मूला भी आ सकता है, तो इसलिए हम दोनों लिख रहे हैं। तीसरी चीज वाटर वेपर। अब वाटर का फॉर्मूला तो मालूम ही, इसको वर्ड्स में नहीं लिखा हमने। चौथी चीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने पहले वाले वीडियो में ही कवर कर दिया था आपको कि NON NO2
और सबसे इंपॉर्टेंट आपका CFC। CFC क्या होते हैं आपके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हो गए हम लोग की कुछ ग्रीन हाउस गैसेस। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस ही कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में, तो हम पहले तो इनके सोर्सेस की बात करेंगे। व्हाट आर द मेन सोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद फिर हम उनका प्रिवेंशन कर दें अगर, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो हम अब ये एग्जाम्पल हो गए, अब बारी बारी से एक एक गैस को हम लिखेंगे और उनके हम बताएंगे आपको कि उनके सोर्सेस क्या हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखना, यही ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कैसे? वही अभी हम लोग को सारे पूरे चैप्टर में देखना है इस चीज को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ ग्रीन गैसेस में सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली ग्रीन हाउस गैस CO2 की। सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। पहली गैस हम लोगों ने ली थी CO2। ये राइट, 2 सोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ CO2। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर पहली चीज तो भाई, अब ये नहीं कि सर ये हम कैसे रोक दें, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि रेस्पिरेशन से भी तो हम देखो ना, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2। तो CO2 का मेन मतलब पहला सोर्स आपका हो गया क्या? रेस्पिरेशन। दूसरी चीज, जो भी 2 आपको आसान लगे वो आप 2 याद कर लेना, क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आपने देखा होगा, कोयले वगैरह को जलाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, एटमॉस्फेयर में जाके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनी तो CO2 बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरी चीज क्या हो गया कि पावर प्लांट्स। चौथी चीज, सॉरी ABCD कर देते हैं इसको, ABCD। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ CO2, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस हमारी पहली CO2 थी वो इन 4 तरीकों से, ये 4 मेन सोर्सेस हैं जिनसे वो आपके एटमॉस्फेयर में जाती हैं। अब हम अपना दूसरा बात करें, अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन दैट इज CH4, इसके सोर्सेस की बात करें तो ये जो है पहला तो आपका होता है बैक्टीरियल डीकॉम्पोजिशन। बैक्टीरियल डीकॉम्पोजिशन से भी आपने मीथेन को, आपको मालूम ही होगा, इसको हम लोग मार्श गैस बोलते हैं। मार्श मतलब दलदल से निकली हुई गैस। अब दलदल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो काफी समय से सड़ रही होती हैं, तो उनसे भी अब वहां क्या हुआ, बैक्टीरिया जो है उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल डीकॉम्पोजिशन से भी मीथेन गैस निकलती है। दूसरी चीज, मतलब मीथेन गैस बेसिकली जो है आपकी हाइड्रोकार्बन होती है। दूसरी चीज गैस ड्रिलिंग, या हम कोल माइनिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा माइंस वगैरह में आए दिन होता है कि भैया वहां पे फायर आ गई, कहीं से भी हल्का सा स्पार्क हुआ, उसके अंदर मीथेन गैस होती है, वो हाईली कंबस्टेबल होती है, जल जाती हैं चीजें। उसके बाद हमारा ये हो गया, और कोल माइनिंग और कोल पॉकेट्स होते हैं। तो ये देखा हम लोगों ने कि CO2 और मीथेन के ये कुछ सोर्सेस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं वाटर वेपर की। भाई वाटर वेपर तो बहुत आसान है, आपको नॉर्मली मालूम होगा। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा? आप कहोगे अरे सर रुकिए जरा, प्लांट्स लोग जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू, इवेपोरेशन इन प्लांट, तो ये एक मेन सोर्स होता है वाटर वेपर का। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपने देखा होगा अर्थ में
नाइट्रोजन बहुत होती है, तो वहां जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरियल डीकॉम्पोजिशन होता है आपका। तो हम अब आते हैं आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हम लोग का चौथा हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या होता है कि आपने अर्थ को, मतलब कोई खेत वगैरह है, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट, सब में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एनपीके फर्टिलाइजर सुना होगा आपने, प्लांट्स में डाला जाता है, वो भी एक नाइट्रोजन होता है। तो हमने वहां पे क्या किया कि जितने भी हमारे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, वो आपके मेन सोर्स होते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के। दूसरी चीज, ये तो अभी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ही पढ़ा था कि जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं उनसे आपका NO2 और NO दोनों निकलते हैं, तो ये हो गया आपका। दूसरी बात, हम जब करते हैं बर्निंग किसकी, बायोमास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अभी हमने लास्ट में, इसके लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, छोटे छोटे 1 मार्क्स वाले, मल्टीपल चॉइस के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए, जो अभी हम आपको बताएंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारा इस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब हमारा पांचवा जो था वो था CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका तो जो मेन सोर्स होता है वो आपका होता है, जो हम लोग गर्मियों में AC यूज करते हैं। आप कहोगे अरे सर फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम गर्मी में AC ना यूज करें। हम कहें नहीं, यूज करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हमारा ये चीज कम हो सकता है। ये हो गया। दूसरी चीज, बहुत सारे हमारे क्लीनिंग सॉल्वेंट्स होते हैं, क्योंकि इनमें दो दो करके क्वेश्चन आते हैं कि राइट 2 सोर्सेज फॉर CFC, 2 सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि इसमें एक ही होता है बेसिकली, और CO2 या CH4, इनके दो दो सोर्सेस पूछे जाते हैं। तो ये हमारे कुछ सोर्सेस हो गए ग्रीन हाउस गैसेस के। अब बात आती है कि भाई हमको पता चल गया कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के मेन सोर्सेस हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना को प्रोड्यूस करती हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ दीज ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल। अब यही चीज हमारी आती है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हुआ कि हम क्या करते हैं कि वार्मिंग अप, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम रेड से लिख रहे हैं, आप ध्यान रखना, वार्मिंग अप यानी कि गर्म करना किसी चीज को, ऑफ अर्थ सरफेस, वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू, ये सारा हमने बोला था पहले ही शुरुआत में कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये डेफिनेशन में है। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट मींस वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ब्लैंकेटिंग इफेक्ट warming of earth surface due to blanketing effect is called green house effect। अब आप कहोगे सर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपका रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो यहां पर एक टर्म आया है आपका ग्लोबल, यानी कि होल अर्थ में। ये नहीं कि आप कहो अरे सर हमने तो अपने कॉलोनी में आसपास खूब सारे प्लांट लगा रखे हैं, वहां तो बड़ा गर्मी में भी बड़ा ठंडा ठंडा रहता है। हम एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इफेक्ट व्हेन इट इज कन्फाइंड अप थ्रू आउट द ग्लोब, देन दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब यहां पर आपकी ये डेफिनेशन निकल के आएगी कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग।
यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जितनी भी हम लोगों ने अभी ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ी हैं, उनका ब्लैंकेटिंग इफेक्ट, यानी कि वो अर्थ के चारों ओर किस टाइप से, एक ब्लैंकेट टाइप से फॉर्म करती हैं। तो ये जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोग आते हैं मेन अगली अपनी डेफिनेशन पर। हम बार बार कहेंगे कि थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब आपका आ गया डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि राइज इन टेम्परेचर। भाई देखो, ग्लोबल वार्मिंग, वार्म हो रहा है कोई चीज मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ थ्रू आउट द ग्लोब, एंड दिस फिनोमेना इज नॉट कन्फाइंड up to one place only, but this is overall impact on the total globe, that is global warming। तो global warming क्या होता है आपका, rise in temperature, rise in temperature which is not confined to one place, केवल एक प्लेस तक ही नहीं, which is not confined to one place or one region, but has a global impact। इसका ग्लोबल इंपैक्ट होता है, तो this is called ग्लोबल वार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आपका ग्लोबल वार्मिंग का। और आजकल तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत ज्यादा जो है, बहुत लोग साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े वरीड हैं इस ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि इसी ग्लोबल वार्मिंग से बहुत, अभी आप देखोगे इसके इंपैक्ट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तो ये हो गया आपका टोटल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस से आपका आ गया ग्रीन हाउस इंपैक्ट, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। और ये हो गई आपकी ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी, ये किस तरह से इंपैक्ट करती हैं अर्थ के टेम्परेचर को राइज करने में। तो यहां पर मेन चीज, मतलब इसके जो हार्मफुल इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से बहुत ज्यादा ही हम लोगों को क्या मतलब आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अब न्यू जनरेशन में हो, तो आप लोगों को आगे की जो आगे आपको जाना है, तो आप सोचो कि आप ऐसे दुनिया में जाओ जहां पर ये सारी चीजें ना हो, एक फ्रेश दुनिया मिले आपको। तो अब यहां पर हुआ कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करी हमने, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक चीज आएगी आपकी इन एब्सेंस ऑफ, मतलब अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो क्या होगा, और ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो क्या होगा। इन एब्सेंस ऑफ, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसेस। और दूसरा आपका क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। अब आपने देखा क्या होगा भाई, हम लोग अगर बात करें कि ये हमारा मान लो अर्थ है, ये कुछ हमारा अर्थ बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि सन से आ गई आपकी हीट, ये मान लो सन की हीट आ रही है, तो ये अर्थ क्या करती है, अर्थ जो है इस, भाई हम लोग को बहुत ठंडक भी नहीं, बहुत गर्मी भी नहीं, सब कुछ खराब होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो अर्थ की जो आपकी सन की यूवी रेज है, ये अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने पर जितनी भी हीट अर्थ को चाहिए होती है, ये हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंस की, जितनी भी हीट इसको चाहिए होती है लाइफ के सर्वाइवल के लिए, उतनी हीट को ये रिटेन रखती है, बाकी सारी की सारी हीट को ये वापस भेज देती है। ठीक, अब क्या हुआ कि जब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये अर्थ के चारों ओर क्या करती हैं, एक ब्लैंकेटिंग इफेक्ट, मान लो ग्रीन हाउस गैसेस है ब्लैंकेटिंग इफेक्ट। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो क्या होगा कि जो अर्थ एक्स्ट्रा हीट जिसकी जरूरत नहीं है, वो जब ये वापस भेज रही है एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब करके इसने रिटेन कर लिया, बाकी रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो वो क्या होगा, वो गैसेस जो आपकी हीट अंदर आ रही है वो
वापस नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर हमारा जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एक ब्लैंकेट टाइप से बना हुआ है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि टेम्परेचर जो है वो आपका यहां बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां क्या होगा, यहां पर जब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर यहां क्लीन है, तो जितनी अर्थ को हीट की जरूरत थी उसने एब्जॉर्ब किया, जितनी जरूरत थी उतनी रिटेन कर दिया, बाकी क्या कर दिया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जो वो हीट रिफ्लेक्ट हुई वो आराम से निकलती हुई चली जाएगी। लेकिन आप खुद सोचो कि अर्थ के चारों ओर ग्रीन हाउस का घेरा बना हुआ है, तो इसने एब्जॉर्ब किया, रिटेन किया, और जो एक्स्ट्रा है जिसको जब उसको रिटेन मतलब वापस भेज रहा है, तो आप देख रहे हो कि वो क्या हो रहा है, उस ग्रीन हाउस गैसेस में जाकर फंस गई है वो सारी की सारी हीट। तो क्या होगा, धीमे 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 आपके इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो वहां क्या होता है, आपकी जो हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब सन की हीट एब्जॉर्ब एंड रिटेन, इसी चीज को हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप से बना दे रहे हैं, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टेम्परेचर रिटेन कब रहेगा, मतलब टेम्परेचर मेंटेन कब रहेगा आपका, जब एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस होंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा कब, जब आपकी ग्रीन हाउस की प्रेजेंस होगी। तो यहां क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब एंड रिटेन। अब हीट एब्जॉर्ब, उसमें से क्या हुआ कि सम कुछ जो आपके एब्जॉर्ब हीट है, सम एब्जॉर्ब हीट, वो तो आपकी रिटेन रहेगी, सॉरी एसिड रेन से रेन ही रेन याद आ रहा है, रिटेन रहेगी, एंड एक्स्ट्रा हीट जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो ना क्या हुआ कि जितनी काम की जरूरत की हीट थी हमको वही मिल रही है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर मींस टेम्परेचर ऑफ अर्थ मेंटेन्ड, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि आपने ये लिया अर्थ, इसके चारों ओर ये आपकी हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस गैसेस। अब क्या हुआ, यहां से सन की लाइट आई, अर्थ ने एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद इसने काम की रिटेन कर ली, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस का घेरा बना हुआ है, तो ये गैसेस क्या होंगी, वापस जो है अर्थ के अंदर रह जाएंगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि आपका टेम्परेचर ऑफ ग्लोब वो इंक्रीज कर जाएगा, और यही आपका मेन होता है ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या, इन ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होगा, और ग्लोबल वार्मिंग इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस की एब्सेंस होगी, तो जो भी सन की हीट है जो अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है और उसको रिटेन करती है, जितनी एक्स्ट्रा हीट होगी वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। अब देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का कोई घेरा नहीं है, नॉर्मल मतलब क्लियर एटमॉस्फेयर मिला, जो भी हमारी एक्स्ट्रा हीट है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन हाउस का एक घेरा बना हुआ था, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा हीट जो अर्थ ने वापस रिफ्लेक्ट करी थी, वो वापस बाहर ना जाके ग्रीन हाउस के घेरे की वजह से उसी अर्थ के अंदर ही रह जाएगी, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ ग्लोब विल इंक्रीज, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा हो गया कि जब ग्रीन हाउस गैसेस होंगी और जब नहीं होंगी तब क्या इंपैक्ट होगा हमारी अर्थ पर। अब हम बात करते हैं, भाई हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट क्या होंगे। बहुत खतरनाक इंपैक्ट है, आप ध्यान से देखना। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भाई हम लोगों ने देखा बहुत ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं, इन पहाड़ पर पूरी आइस जमी हुई है, और हमको मालूम है थोड़ी सी भी
हीट होती है तो क्या होता है कि आपकी आइस मेल्ट होती है, और थोड़ी बहुत आइस तो होती नहीं है पहाड़ों में, आइस धीरे 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 उस हीट की वजह से आइस मेल्ट होगी मेल्ट होगी मेल्ट होगी, क्या होगा, आप कहोगे अरे सर फ्लड आ जाएगी, हम कहेंगे वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा कि इसका पहला इंपैक्ट क्या होगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप। अब इस आइस कैप का इंपैक्ट क्या होगा कि आपका जो मतलब इंटेंस फ्लड आ जाएगी, कोस्टल फ्लडिंग हो जाएगी वहां पर, यानी कि जितने भी कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे इस फ्लड से इफेक्टेड होंगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, उससे जो है आइस कैप मेल्ट हो गई। अब इसके दूसरे इंपैक्ट की हम बात करें तो यहां पर जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन विल एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल, यानी कि अब और ज्यादा उन इलाकों में रेनफॉल होनी शुरू हो जाएगी। एक और इंपैक्ट इसका होगा, क्या होगा कि एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज। अब आप देखो, हम बात करें आपसे पोलर बेयर की, पोलर बेयर कहां रहता है, आप कहोगे अरे सर वो तो वहां रहता है पोल्स में। हमने कहा वेरी गुड, नॉर्थ पोल में जहां की इतनी ठंडक होती है, बर्फ होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वहां पे, तो अब उसकी आदत बन चुकी होती है उतने ठंडे एटमॉस्फेयर में रहने की। अब मान लो जो है आपके धीरे धीरे सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, तो भैया वो पूरा का पूरा पोलर बेयर ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे स्पीसीज होती हैं जिनको बहुत ठंडे एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, तो वो क्या होंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ये बात हो गई इनके इंपैक्ट की। अब देखो ना कितने खतरनाक इंपैक्ट हैं। अब हम क्या करेंगे कि भाई इंपैक्ट तो हो गए, अब हम देखेंगे कि इनका हम प्रिवेंशन कैसे करें। तो आप ये देखो ध्यान से कि किन किन कॉज की वजह से ऐसा हो रहा था, अगर उनको हम रोक दे तो वो हमारा प्रिवेंशन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर बात करेंगे इनके प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। देखो यहां पे सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना, और ये आप अभी छोटे लेवल से स्टार्ट भी कर सकते हो, और वो क्या है, अफॉरेस्टेशन। मतलब कि आप मोर प्लांट्स को जो है वो लगाओ, घर में खूब सारे प्लांट लगाओ धीरे धीरे करके। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक गैस होती है हम लोगों की CO2, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को, या ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करती है। तो आपने देखा होगा प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतनी ज्यादा जो एक्सेस में CO2 है वो अपना एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग थोड़े हद तक रुक जाएगा। तो यहां पर पहला इसका इंपैक्ट हुआ अफॉरेस्टेशन। व्हाई, बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2, प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरी चीज हम लोग देखा था कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे थे हम लोग, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो गैसेस निकल रही थी वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस थी। तो हम उनकी जगह पर क्या करेंगे कि हम रिड्यूस कर दें, रिड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या फॉरेस्ट, लोग जंगल के जंगल पूरे जला देते हैं, हमें वो अवॉइड करना है, क्योंकि उससे जो गैसेस निकलेंगी दे आर ग्रीन हाउस गैसेस विच विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। तीसरी चीज हम क्या करें कि कुछ, ये तो भाई हम लोग के हाथ में हम लोग कर सकते हैं, कुछ इको फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं और उनको इंप्लीमेंट करें। तो इंप्लीमेंट ना करके आप ये पहले तो फॉर्मुलेट करें, बाद में इनको वो करेंगे हम, फॉर्मुलेट इको फ्रेंडली पॉलिसीज को हम फॉर्मुलेट करें।
चौथी चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम यूज करें ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी सीएनजी नाम सुने ही होंगे आपने, एलएनजी। अभी इसी पर हमने बोला छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अभी हम यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाता है और इनके कॉम्पोजिशन पूछे जाते हैं जो अभी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करें, कोशिश करें कि हम सोलर एनर्जी को ज्यादा यूज करें। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, इन सारे सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज को हम यूज करें, जिससे हम देखेंगे कि हमारा जो भी ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं सोर्सेज, वो हमारे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। और एक बात हम बता दें, ये शुरुआत हमको अभी से ही करनी होगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग जो है जिससे भी कहोगे लोग आप लोग की बात मान लेंगे। आप कहो अंकल, अड़ोस पड़ोस में बोलो अंकल प्लांट्स लगाइए, कॉलोनी में भी प्लांट्स लगा दो खूब सारे, वो अभी नहीं तुरंत के तुरंत, लेकिन कभी ना कभी लॉन्ग टाइम इंपैक्ट होगा उनका। तो ये हम लोग का छोटा सा था एक ग्लोबल वार्मिंग की ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसके हार्मफुल इंपैक्ट क्या है। अब अभी हमने आपसे बोला था कि हम इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि बीच बीच में से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहली चीज, अभी हम लोगों ने कुछ नाम लिए थे कि एलपीजी और एलएनजी, कुछ नाम लिए थे हम लोगों ने। ये पहली चीज तो इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये आपका होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये तो होगा इनके फुल फॉर्म जो आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है इनके मेन कंपोनेंट। तो आप यहां पर ध्यान रखना कि इसमें तो आपकी मेन प्रोपेन प्रेजेंट होती है, ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन सीरीज का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह में। और एलएनजी में आपकी मेन प्रेजेंट होती है मीथेन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, मीथेन, यानी कि ये इसके हो गए मेन कंपोनेंट। और ये आपके एक्सेस में होते हैं, मतलब मेन यही होते हैं, सबसे ज्यादा परसेंट इनकी होती है, बाकी अदर गैसेस होती हैं। तो यहां पे आपका मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप पूरे चारों ऑप्शन में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आया आप देखोगे प्रोपेन, आप प्रोपेन पे टिक लगाओगे। 1 वर्ड में आया प्रोपेन पे टिक लगाओगे, ब्लैंक में आया प्रोपेन लिखोगे। तो ये आपका हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग वाला, और वो क्या होता है कि सीएनजी प्रेफर एलपीजी, मतलब हम क्यों यूज करें सीएनजी को, एलपीजी को हम रिप्लेस करके सीएनजी क्यों यूज करें। तो यहां पर आपका एक अभी की टर्म है, हम रेड पेन से लिखते हैं कि जो सीएनजी होती है, सीएनजी वो डज नॉट कंटेन लेड, इसमें लेड नहीं होता है, जबकि एलपीजी में थोड़ा सा लेड होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं सीएनजी ओवर एलपीजी। सीएनजी डज नॉट कंटेन लेड which cause minimum पॉल्यूशन, जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। भाई लेड बहुत खतरनाक होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि why CNG is used in place, why CNG should be preferred in place of LPG, because CNG does not contain lead। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इनको लास्ट में निकाल लिया था आपके लिए। which causes minimum pollution। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अभी हमने उधर जब बोला था तो हमने कहा था, अभी बताते हैं आपको कि व्हाट इज बायोगैस। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोगैस, बायोगैस क्या होती है। तो एक्चुअल में बायोगैस, भाई गैस है तो कोई ना कोई एनर्जी होगी, बस यही कंफ्यूजन होता है। तो बायोगैस क्या होती है कि एनर्जी जनरेटेड। अब एनर्जी जनरेट हो रही है तो मानी बात है, किसी चीज को हम बर्न कराएंगे तब होगी बाई
ऑर्गेनिक, कोई भी जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि बायो मींस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाई। अब हम क्या करेंगे कि जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जब बायोलॉजिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन होगा तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होगी दैट इज बायोगैस, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज बायोगैस। तो एनर्जी जनरेटेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस is called बायोगैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद देखोगे ये सारे क्वेश्चन आए तो आप खुश हो जाओगे। देखना काफी सारे क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे। एक्स्ट्रा हमने कुछ भी कवर नहीं किया है कि हम बहुत लंबे कोई चीज वो करें। जितनी भी टू दी पॉइंट चीजें थी इंपॉर्टेंट, प्लस हाँ भाई नॉलेज भी आपकी एनहेंस करें और आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बता दिए। तो आप एंजॉय करो इस सेकेंड पार्ट को भी, और जो भी आपका रिव्यू है, जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप हमें भेजो। इंप्रूवमेंट के लिए भी सजेशन जैसा भी है, जो अभी तक आप करते चले आ रहे हो वैसे ही करो। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मैसेज के थ्रू अपना प्यार दो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।